हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम अपना मनी एंड बैंकिंग का बैंकिंग पोर्शन स्टार्ट करने चल रहे हैं। मनी ख़त्म हो चुका है, आप लोग को भी पता है। ठीक, तो अब बैंकिंग में हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम उन सब टॉपिक पर डिस्कशन करने चलते हैं। आज ये बैंकिंग का पहला लेक्चर है। अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो बैंकिंग के क्लास को देखना यहीं से स्टार्ट करें। मनी का वो आराम से देखते रहेंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा। अगर हम बात करें बैंकिंग का, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री बात कर लें। मीन्स ओरिजिन कब हुआ बैंक का, या बैंक जो है एक किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है। तो देखिएगा, ओरिजिन ऑफ बैंक, द टर्म बैंक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको, बैंकस और बैंक्वे, फ्रेंच वर्ड बैंके, जर्मन वर्ड बेंच। मीन्स अगर हम बोलें यहाँ पे जो बैंक वर्ड मीन्स बैंक शब्द की उत्पत्ति की बात चल रही है, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना गया है। तो अगर हम इटली की बात करें, मीन्स इटालियन वर्ड में इसको बैंको, बैंकस या बैंकवे बोलते हैं। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा बेटा कि बैंकिंग का जो एक काम रहा है, आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है, बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। बस क्या है कि आज थोड़ा मॉडर्न वे में चल रहा है बैंकिंग वर्क। पहले क्या था कि वहाँ पे मॉडर्न वर्क नहीं था। मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन, बैंकिंग फंक्शन हमारा चेंज हुआ, बैंकों के काम चेंज होते चले गए। तो वही चीज़ हमें देखना है। अब बात करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ छूटा है, उसको हमने एरो दिखा दिया है आपको। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक वर्ड यूज्ड इन 1157 एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ वेनिस इन इटली। अब देखिए, जो बैंक वर्ड का यूज़ की बात कर रहा है, सबसे पहले 1157 में आपका हुआ था। कब? कि जब बैंक ऑफ वेनिस इटली में स्थापित हुआ था। अगर बैंक ऑफ वेनिस हम बात करें, तो वेनिस से आपको कुछ याद आना चाहिए कि जो अकाउंट से रिलेटेड है। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि वेनिस नगर मीन्स जो अकाउंटिंग की स्टार्ट हुआ था, मीन्स डबल एंट्री सिस्टम, वो ल्यूकस स्पेसियली फादर ऑफ अकाउंट ने दिया था। वो रहने वाले कहाँ थे? इटली, वेनिस नगर। तो ये चीज़ें आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए। कभी भी ऐसा वर्ड दिखे कि जो कहीं से आप कोरिलेट कर सकें, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए आगे। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बैंक का जो डिफिनीशन है, या हम इसको कहें कि और क्लियरली अगर हम बात करें, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी एंड इस्टेब्लिशमेंट फॉर डिपॉजिट्स, custody and issue of money, as also for taking loans and discount, and facilitates the ट्रांसमिशन ऑफ रिमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई। इसको अगर आपको हम समझाना चाहें, तो इन शॉर्ट हम बोले कि जो आज के टाइम में बैंकिंग फंक्शन चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। मीन्स एक बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या कर रहा है, मनी में व्यापार करता है अपना। और वो कर किस लिए रहा है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है लोगों का। फिर वो क्या करता है कि मनी इशू करता है, मीन्स करेंसी पेपर वगैरह आज के टाइम में देखिए जो हमारा नोट निर्गमन होता है, वो बैंक के द्वारा ही किया जाता है। फिर हमें लोन भी देता है बैंक। फिर क्या करता है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है। मीन्स हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह हैं, उसको वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। फिर आप बात करिए कि ये क्या बोला, ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। मीन्स हमें अगर पैसों का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैश वगैरह भेजना होता है, तो वो भी क्या करता है, बैंक करता है। ठीक, तो ये बात हुआ वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो बोले हम। तो करंट में जो हमारा बैंक है, उसके बारे में एकदम क्लियर एक्सप्लेन करता है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ बैंक। मीन्स जो बैंकों के कार्य हैं, उसके बारे में बात करें, तो बैंकों के कार्य को हमें अच्छे से जानने के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मेन फंक्शंस, जनरल फंक्शंस एंड मिसक्लिनियस फंक्शन। मीन्स मुख्य कार्य, सामान्य कार्य, विविध कार्य, जिसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं। तो आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में हमारा जो पहला है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मीन्स जमा स्वीकार करना। आप भी जानते हैं कि बैंक जो बेसिकली होता है, उसका काम जो होता है, मेन प्रायोरिटी वो लोगों के जो सेविंग्स होते हैं या जो उनका फंड्स होता है, उसको एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक, कि अब जब डिपॉजिट की बात आती है, तो वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है। मीन्स बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करके हम अपने सेविंग्स को या अपने फंड्स को बैंक में जमा कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर बोला जाए, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात हम कर रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा आपका, हम बैंक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हम अकाउंट्स में जो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो अलग होता है, हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यहाँ पे हमें जो अपना सेविंग मीन्स हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंड है, उसको हम बैंक में जमा करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। देखिए, जब हम
हमारे पास जो फंड होता है तो उसको अगर हम बैंक में जमा कर देंगे तो उस पर क्या होगा कि बैंक से हमें क्या होता है इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ फंड मिलेगा। मीन्स हमारा जो है एक तरीके से कैपिटल या जो सेविंग है वो अनप्रोडक्टिव नहीं रहती, मीन्स उसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है बैंक में जमा करने से। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं कि देखते हैं। पहला सेविंग अकाउंट मीन्स बचत खाता। सेविंग अकाउंट्स में नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसा खाता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि फंड्स अपना जमा कर सकते हैं और जब चाहें तब निकाल सकते हैं। बस इसमें लिमिटेशन होता है वीक में कि हाँ 3 बार 4 बार निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलता है। और इस पर नॉर्मली बैंक आपको क्या करता है इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। नॉर्मल जो हम कह सकते हैं रेट जो होता है कि जो मार्केट में ट्रेंड करता है 4 से 5% के बीच में वेरी करता है आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस समय करीब बहुत सारे बैंक हैं 4.5 दे रहे हैं, कुछ बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो 5% देते हैं। मीन्स इसी के आसपास आपका क्या होता है सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट रहता है। फिर करेंट अकाउंट बोले चालू खाता जिसे बोला जाता है। ये अकाउंट जो होता है बेसिकली आपका बिजनेसमैन के लिए होता है। मीन्स इसमें आप जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा जमा करो, दिन में जितनी बार चाहो निकालना चाहो निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ये याद रखिएगा करेंट अकाउंट पे कोई रेट इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर आगे हम बोलें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसको आप सावधि जमा खाता बोलते हैं। अगर क्या है कि आपके पास फंड्स है मीन्स सेविंग्स आपके पास है और आप ये जान रहे हो कि उस सेविंग्स का क्या करने वाले हो कि आपको आने वाले समय में एक सर्टेन टाइम तक कोई यूज नहीं करना है, तो आप क्या करो उस पैसे को बैंक में ले जाओ, फिक्स डिपॉजिट में लगाओ। मीन्स एक सर्टेन टाइम का क्या है कि उस टाइम से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। जनरली अगर आप चाहोगे तो आप एफडी को अपने तोड़ सकते हो, मीन्स बिफोर टाइम मेच्योरिटी पीरियड आप निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक में जो डिफरेंस बेसिकली है, फिक्स डिपॉजिट में आप एक लिमिटेड पीरियड के लगाते हो पैसा, वो आप पे डिपेंड करता है 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल, जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलने वाला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंक्रीज करता है बेटा। ये है फिक्स डिपॉजिट की बात। फिर हम बात करें अगला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स इसको आवर्ती जमा बोलते हैं। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। मीन्स अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की हम बात करें, ये जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जब से चालू हुई हैं उस टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। पंचवर्षीय योजनाएं कब से चालू हैं? नॉर्मली ये हम कह सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से। हम इकोनॉमिक्स में आपको एकदम डिटेल में 5 ईयर प्लान के बारे में पूरा बताएंगे। यहाँ पे अगर बात करें रिकरिंग अकाउंट्स का तो डिपॉजिट कैन बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज़। मीन्स 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 15 20 इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। मीन्स 5 रुपए के मल्टीपल में आप यहाँ पे जो है रिकरिंग डिपॉजिट में क्या कर सकते हो पैसा जमा कर सकते हो। और इसका जो लाइफ होता है 1 ईयर टू 10 ईयर मीन्स 1 साल से 10 साल के लिए इसमें जमा किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको देकर 5 रुपये लग रहा है कि सर बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन आप ध्यान दीजिए बोला क्या गया कि कब से स्टार्ट हुआ, जब हमारा स्वतंत्रता के टाइम मीन्स जब हमारी 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम बेटा अगर हम बात करें ना 5 रुपीज़ की वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात है। फिर अगर हम बोले मेन फंक्शन में जो दूसरा बैंक का फंक्शन क्या है वो है एडवांसेस ऑफ लोन मीन्स ऋण देना। जैसे मेकिंग ऑर्डिनरी लोन्स साधारण लोन की बात कर रहा है जो हम लोग को मतलब जाते हैं नॉर्मली अपने नीड्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए बैंक से लोन लेना होता है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष जिसको बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मीन्स जब आपके अकाउंट में क्या है पैसा है और आप बैंक गए हो, सडनली आपको फंड की ऐसी नीड्स पड़ती है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा, मीन्स आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और आपको नीड्स पड़ गई कि 12,000 रुपये का 2,000 एक्स्ट्रा। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक अपने बहुत सारे ऐसे कस्टमर को वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। मीन्स आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो। और ये जनरली हम आपको बताया भी है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है बिजनेसमैन या रेपुटेटेड कस्टमर के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या है ओवरड्राफ्ट इसको बोला जाता है जब आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकालते हो। और ध्यान दीजिएगा बैंक इस पे आपसे इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट चार्ज ओनली ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट मीन्स 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ऑलरेडी था तो 2,000 आप एक्स्ट्रा निकाले 12,000, तो 12,000 रुपये जो निकाल रहे हो तो उसमें से 2,000 जो एक्स्ट्रा ले रहे हो ओवरड्राफ्ट उसी अमाउंट पे बैंक आपसे क्या करता है इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक, फिर बात करते हैं कैश क्रेडिट नगद साख। आप क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हम आपको बताए थे मनी में, तो वहीं पे आप याद रखिए कि बैंक क्या करता है कि आपको कैश क्रेडिट के थ्रू मीन्स क्या कर इसके बारे में देखिए कि बैंक इसके थ्रू आपको कैसे लोन देगा कैश क्रेडिट के कि आपके एक अकाउंट ओपन करेगा। मीन्स आप अगर लोन लेना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट ओपन कर देगा और जो भी लोन का टोटल अमाउंट होगा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, जब ट्रांसफर करेगा पैसा तो आपको जब जब नीड्स होगी आप उस अकाउंट से पैसा निकालते जाओ। तो इसका बेनिफिट यह है कि जो फंड्स आप उस अकाउंट से निकालो
निकालोगे बस उसी पोर्शन पे आपको बैंक को क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ओनली ऑन विड्रॉल अमाउंट। मान लीजिए आपको टोटल 10 लाख रुपए की नीड्स है, बैंक ने क्या किया 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में लोन में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आपने उससे क्या किया कि 1 लाख रुपए निकाले या 2 लाख या 3 लाख निकालें, तो जितना अमाउंट आप विड्रॉ किए होंगे बस उसी पोर्शन पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, विनिमय विपत्र बनाना, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ाए भी हैं अकाउंट्स में। तो वो क्या करता है कि अगर आपको टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले फंड्स की नीड होती है तो बैंक क्या करता है कि उस बिल को डिस्काउंट भी कर देता है, आपको पैसा भी दे देता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जनरल फंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है कि बैंक के एजेंसी फंक्शन क्या है। मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक क्या करता है कि आपके बिहाफ में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो भी कर देता है। कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर या कलेक्टिंग द कस्टमर फंड्स, मीन्स अगर आपका कहीं से पैसा लेना है तो वो भी बैंक आप के बिहाफ पे करता है, मीन्स आपका फंड कलेक्ट करता है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आपके बिहाफ पे बैंक क्या करता है कि कहीं पे पैसा लगाना है, सिक्योरिटीज खरीदनी है या बेचनी है, वो भी करेगा। पेमेंट ऑफ प्रीमियम और बिल्स, मीन्स आपका अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है या आपके व्हीकल्स के प्रीमियम है, आपका कोई बिल है, फ़ोन बिल वगैरह, ये भी बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ पे करता है। द बैंक एक्ट एज ट्रस्टी, मीन्स विश्वास पात्र। कल को जैसे क्या होता है कि अगर आप एज ए बिजनेसमैन कहीं जा रहे हैं किसी दूसरे बिजनेसमैन से डील करने, तो वहाँ पे वो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि आपकी पेमेंट की कर सकते हैं कि वो भुगतान क्षमता देखना चाहता है, तो वहाँ पे बैंक जो आपका है वो एज ए गारंटी, मीन्स ट्रस्टी, एक विश्वास पात्र के तौर पे वो इस चीज़ को बता सकता है कि हाँ इनका जो है ये पेमेंट करने का क्षमता अच्छी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बैंक से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, रिलेशन कैसा, मीन्स आपके अकाउंट में प्रॉपर पैसा रहता है कि कभी आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते हो लोन का रिपेमेंट वगैरह करने में, तो ऐसे में बैंक क्या करता है कि आपके बिहाफ में ट्रस्टी के तौर पे काम करता है। मीन्स लोगों को आपके बिहाफ में क्या करेगा, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देगा। इनकम टैक्स कंसल्टेंट, मीन्स आपको क्या कर सकता है कि बैंक इस चीज़ का भी वो कर सकता है कि जानकारी दे सकता है कि आप कैसे अपने टैक्स को बचाइए या कहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ये सारी चीज़ की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारा मिसक्लिनियस फंक्शन, मीन्स जिसको विविध कार्य बोलते हैं कि सबका कंबाइंड। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स, बैंक देखिए आपका क्या करता है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके ज्वेलरी वगैरह होते हैं, तो उसको सेफ कस्टडी मीन्स उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कराता है इसके लिए। फिर इशू ऑफ ट्रैवलिंग चेक, ट्रैवलर्स चेक के बारे में भी हम अभी मनी के चैप्टर में बताए थे, तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करने की नीड्स नहीं है। अंडर राइटिंग ऑफ डिवेंचर्स, जब कोई कंपनी वगैरह क्या करती हैं कि डिवेंचर वगैरह इशू करती हैं, तो वहाँ पे बैंक क्या करता है, अंडर राइटिंग का भी काम करता है। अंडर राइटिंग का मेन काम क्या होता है कि देखो बेटा, बेसिकली इसको हम बोले अंडर राइटर के तौर पे, मीन्स बिकवाने का काम करता है। कि अंडर राइटर क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना शेयर या डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को इस चीज़ का भय रहता है कि क्या वो मेरा सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए वो क्या करती है कि अंडर राइटर को अपॉइंट करती है, मीन्स एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है जो इस चीज़ का गारंटी देता है कि हम आपका बिकवा देंगे। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल में और बताने वाले हैं, ठीक। तो अंडर राइटिंग यहाँ इतना समझो। फिर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखिए बैंक तो नॉर्मली आपके जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको सीक्रेट रखता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में दे सकता है, ठीक। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड पब्लिश, बैंक का आज के तौर पे कह सकते हैं काम ये भी है कि वो वेरियस सोर्सेज से क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, पब्लिश भी करते हैं। हेल्प इन फॉरेन ट्रेड, अगर आप विदेश व्यापार करना चाहते हो तो उसमें भी बैंक आपका मदद करता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह प्रोवाइड करा के। फिर इशू ऑफ पेपर करेंसी, बैंक नोट निर्गमन भी करता है, ये आप जान ही रहे हो कि ये तो नॉर्मल बेसिक फंक्शन हमारे बैंक के हो गए। फिर इशू ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आप कर सकते हो कि हुंडीज, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, या ट्रेजरी बिल वगैरह ये बैंक कर रहे हैं। फिर प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स, और लोगों के अंदर बचत का आदत क्या कर रहा है कि एक तरीके से कर सकते हो कि लोगों के अंदर बचत की आदत को लाता है। कि क्यों कि आपको बैंक्स क्या प्रोवाइड कराता है कि अकाउंट्स डिफरेंट टाइप्स को प्रोवाइड करा कि जहाँ पे आप अपने पैसे लगाए, जमा करिए और उस पर इंटरेस्ट लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपके पास फंड्स बचा रहता है, मीन्स आपकी सेविंग्स होती है, उसको आप घर पे न रख के बैंक में जमा करते हो। और आज के टाइम आप देखेंगे कि बैंक्स क्या करते हैं कि बहुत सारे आपको कॉल आते रहते हैं कि सर आप अपना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो ये सारे क्या है, बैंक के ही फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स। देखिए बेटा, एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, बैंक का टॉपिक जो है बैंकिंग पोर्शन, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स डेट्स हैं और फुल फॉर्म्स हैं, तो हम बीच बीच में आपको क्लासेस में क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को देते रहेंगे कि जो आप याद करते रहिए। नहीं तो होगा क्या कि अगर हम एक साथ इन चीज़ों को जो जिस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम देखिए थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको ऐसा दे रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मीन्स लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें क्या है कि ईयर्स हैं, फिर फुल फॉर्म्स हैं, तो इसलिए हम आज की क्लास में आपको कुछ बैकग्राउंड बता दे रहे हैं बैंक्स के। तो देखिए, अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे ईयर एंड नेम ऑफ बैंक्स। 1770 मीन 1770 द बैंक ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट बैंक। मीन्स अगर इंडियन की बात करें, इंडियन बैंक में पहला बैंक जो था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। और ये भी ध्यान दीजिएगा 1770 से और 1870 के बीच में टोटल 39 बैंक के इस्टेब्लिशमेंट हुए थे। ये क्या था कि उस टाइम ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे यहाँ, तो उस दौरान की बात करें, ब्रिटिश रूल के दौरान में टोटल 39 बैंक हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे। फिर आप आगे ध्यान दीजिए, 1818 में बैंक ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश किया गया, और ब्रैकेट में देखिए 1809 हमने बताया कि इसी बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था, जो कि कोलकाता में। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे मुंबई में ये है। फिर 1800, देखिए ये छूट गया है, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास चेन्नई में इस्टेब्लिश हुआ था। ये तीनों को हम कहते हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है। ये आप कह सकते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, और इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाकर हम इनको कलेक्टिव वे में प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। और ये क्या किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंसी बैंक इशू करेंसी टिल 1861 मीन्स 1861 तक ये प्रेसिडेंसी बैंक ही नोट निर्गमन वगैरह करते थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा, इट वाज मर्ज्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 जनवरी 1921। कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ऊपर आपका, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक के नाम से 27 जनवरी 1921 को कर दिया गया। ठीक, फिर ऑन 1 जुलाई 1955 इट वाज कन्वर्टेड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोदगिल कमेटी नेशनलाइजेज। मीन्स कहने का मतलब यह है, जो ये आपका प्रेसिडेंसी बैंक था पहले इंपीरियल बैंक में 1921 में कन्वर्ट हुआ, और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। मीन्स नेशनलाइजेशन कर दिया गया इसका, और नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज आप देख रहे हो, इसका पुराना नाम आप कह सकते हो इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक के पहले जो थे आपके प्रेसिडेंसी बैंक, ये सबका एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रोथ स्टेज होकर लास्ट में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम आपके बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम आपको बताएं ना कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताते चल रहे हैं जो आप याद कर लो, और ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट रनिंग बैंक बाय इंडियन मीन्स इंडियन के द्वारा जो पहला बैंक चलाया गया था वो इंडियंस अवध बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक रहा, जो कि इंडियन के द्वारा रन किया गया। फिर फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज बैंक इन इंडिया, मीन्स अगर हम भारत में बोलें कि पहला फॉरेन एक्सचेंज बैंक कौन सा था, ओरिएंटल बैंक रहा। फर्स्ट फुल्ली ओन्ड इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894। अब पहले जो अभी इसके ऊपर वाला पॉइंट हम बताए, फर्स्ट रनिंग बैंक बाय इंडियन, मीन्स इंडियन के द्वारा वो रन किया जाता था, लेकिन इंडियन का ओनरशिप की बात करें हम बेटा, फर्स्ट फुल्ली ओन्ड इंडियन बैंक ये पंजाब नेशनल बैंक था, और पंजाब नेशनल बैंक 1894 को आपका इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। इन 1934 आरबीआई एक्ट वाज पास्ड। ये ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट जो है ये आपका 1934 में पास हुआ था, और ऑन 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, एंड ऑन 1 जनवरी 1949 इट वाज नेशनलाइज्ड। कहने का मतलब 1934 में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम पारित हो गया।
1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और आपको ये भी पता होगा रिजर्व बैंक जो है हमारे यहाँ का एपेक्स बैंक है, मीन्स बैंकों का बैंक बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। रिजर्व बैंक से हम बोले तो एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है, किसी न किसी तरीके से आपका फाइनेंशियल मार्केट हो या यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिलेट करा के पूछता है। ठीक, फिर 2 एक्ट पास्ड इन 1949, कहने का मतलब है 1949 में 2 अधिनियम पारित हुए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने यहाँ के अधिनियम बोले जा सकते हैं, कानून बोले जा सकते हैं। पहला आपका था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये 16 मार्च 1949 को पास हुआ था, ठीक है, बन के तैयार हुआ। फिर दूसरा जो आपका एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, मीन्स आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड है कि जो आपके सीए के लिए गवर्न करता है, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह जो बनाता है, ये अधिनियम पारित हुआ। ये 2 अधिनियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड ऑन 18 दिसंबर 1951, मीन्स स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 18 दिसंबर 1951 को पारित हो गया। बेटा एक चीज़ फिर से हम आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके माइंड में इन सब चीज़ों को लेकर, मीन्स हिस्ट्री ऑफ बैंक को लेकर अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन मेरा फिर से कहेंगे यही मोटो है आपको बताने का कि आप इन चीज़ों को याद करिए डेट, इनका आज सही समय पे आने पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मीन्स एक एक चीज़ को आरबीआई के बारे में बात करेंगे हर चीज़, लेकिन अभी आप रहेगा क्या, याद करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इतनी बार इसको रिपीट करेंगे। नहीं तो वहाँ पर अगर हम पहली बार जब आपको पढ़ाएंगे तो इतना रिपीट नहीं हो पाएगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नए क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।